स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल एयूएम कैपिटल से। नमस्कार राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, देखें तो बाज़ार में जो है ऑफकोर्स बैंकिंग स्पेस और अर्निंग स्पेस दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज दे रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन में ऑटो नंबर्स भी आने लगेंगे। अभी ऑटो नंबर्स आए ही नहीं हैं और पिछले 5-6 सेशन से ऑटो नाम भी जो है कंसोलिडेट कर रहे थे, थोड़ी करेक्शन आ रही थी, लेकिन मेरे लिस्ट में एमएनएम आता है सामने। वन ऑफ द टॉप गेनर्स है आपका निफ्टी ऑटो इंडेक्स में। स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर है दिन के ट्रेड में। राजेश जी, एक बार एमएनएम पे जो है आपकी फंडामेंटल कॉल लेंगे कि इस बार जो है अर्निंग्स कैसा रहेगा। और ऑफकोर्स एमएनएम में जो है मॉनसून का भी एंगल है, पूरे देश में मॉनसून कवरेज आ गई है, रूरल थीम में एक रिकवरी भी आ रहा है। दिन के हाई में एमएनएम ट्रेड कर रहा है 3233 प्लस। राजेश जी, ज़रा एमएनएम पे आपकी राय बताएं। गुड आफ्टरनून शरद जी, मानसी जी और भी पैनल में जो मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने उत्साहजनक अभी तक तो आए नहीं है। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा डावाडोल चल रहा है और कुछ दिनों में ऑटो वाली कंपनियों से भी आने लगेंगे। एमएनएम एक बहुत यूनिक प्लेक है जो न केवल ऑटो का है, बल्कि अगर आप देखो तो रूरल थीम का भी है, क्योंकि उसमें ऑटो के अलावा ट्रैक्टर्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो एक बहुत यूनिक थीम है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो ऑटो के जो मंथ और मंथ नंबर एमएनएम के आए वो बहुत ही अच्छे आए थे। अच्छी खासी बढ़त आई थी गाड़ियों की तरफ से भी। और अब चूंकि मानसून समय से पहले आया और जो एवरेज है उससे बेहतर आया, तो मुझे लगता है कि रूरल डिमांड ट्रैक्टर से आगे आने वाले दिनों में बढ़कर उभर कर आएगी। रहा सवाल इस तिमाही के नतीजे का, तो इस तिमाही के नतीजे से हमें बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मार्जिन्स में थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस थोड़े दबाव में थे। और खास करके रूरल डिमांड जो अच्छी थी उस कारण से ट्रैक्टर सेल्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो इसके बाद वाला जो क्वार्टर रहेगा, जहां हम देखेंगे कि शादियों के सीजन की वजह से जो सेल आएगी या त्योहारी सेल आएगी, उसके बाद मॉनसून की जो रिफ्लेक्ट आएगी, वो सेकंड क्वार्टर में मेरे ख्याल से नंबर्स में ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। किसी कारण से अगर ये स्टॉक 3100 3150 तक आता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी खरीदारी का मौका। यहाँ पे जो है थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो बाय एंड डिप और अच्छी खरीदारी की जो है चांसेस बन सकते हैं। लेकिन टेक ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस इन तमाम कैटेगरी कैपिटल गुड्स कैटेगरी को इस वक्त मिलता हुआ सरकार का भी लगातार फोकस है और उसी के चलते एक इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं ना। फंडामेंटल बेसिस भी एक नज़रिया लंबी अवधि के लिए किस तरह से स्पेस को वर्कआउट करना चाहिए, स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए बनता है। बताएं कैपिटल गुड्स, एबीबी, कमेंस, सीमेंस, थर्मैक्स, ये तमाम स्टॉक्स पर आपका टेक क्या होगा? बहुत शानदार स्पेस है। कई पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखो तो केपेक्स थोड़ा स्लो बना हुआ था, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। अब चूंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरीके जगह से हमें देख रहे हैं कि केपेक्स में थोड़ा सा जोर पड़ा हुआ है, दोनों जगह से थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनती हुई नजर आ रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इन स्टॉक्स में जो कि क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो सारे ही स्टॉक फिर चाहे एबीबी हो, कमिंस हो, सीमेंस हो, सारी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, इनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और इन सब में कोई एक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि एक तो आपका कमेंस का रहेगा, जो कि बहुत अच्छी ऑर्डर बुक पे बैठा है और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स जनरेटर्स वगैरह बनाता है उसकी डिमांड अच्छी बनी हुई है। दूसरी एक सीमेंस से अभी जो डीमर जो कि कंपनी अलग हुई है सीमेंस एनर्जी, वहां पे हमारी लॉन्ग टर्म व्यू बहुत तेजी की है। वहां हम समझते हैं कि सीमेंस एनर्जी पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो मौजूदा स्तर से कम 15 से 18% की बढ़त आगे आने वाले साल भर में हो सकती है। हो सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम पे जो है आपकी क्या राय रहेगी राजेश सर, ज़रा बताएं। फंडामेंटली स्टॉक रनअप थोड़ा तो हुआ है ज़रूर, पिछले 3 महीने में स्टॉक 17% ऊपर है, लेकिन फंडामेंटली किस तरह देख रहे हैं मिड कैप आईटी स्पेस में, खास करके परसिस्टेंट सिस्टम में? देखिए, अगर पूरे आईटी स्पेस को एक साथ लिया जाए ना, तो इस वक्त हम सब जैसे जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर के या ट्रम्प साहब की जो भी नीतियां हैं उसको लेकर के थोड़े से काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में थोड़ी कमी आएगी और इस कारण से हमने नए ऑर्डर्स आते में कमी देखी है, खास करके बीएफएसआई वगैरह स्पेस में, कंज्यूमर स्पेस में। और
इसको ये बात भी प्रूव कर रही है कि जो दिग्गज कंपनियों के आईटी के नतीजे आए वहां हमने बहुत खराब प्रदर्शन देखा। तो इस वजह से ये मानना थोड़ा सा उचित नहीं होगा कि कुछ मिड कैप की कंपनियां अच्छा कर लेंगी, क्योंकि ट्रेंड अभी खराब है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जैसे कि परसिस्टेंट है या इंटेलेक्ट डिजाइन है, इन कंपनियों में थोड़ी सी उम्मीद इस वजह से भी बनती है क्योंकि इनके जो नए ऑर्डर्स जनरेट हुए थे पिछले 2-3 क्वार्टर्स में वो बेहतर आए थे। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा बना रहेगा। हालांकि आज परसिस्टेंट में थोड़ी सी बढ़त हो गई है, लेकिन फिर भी मध्यम से लंबी अवधि के लिए कम से कम 6200-6300 के इसमें टारगेट आ सकते हैं। तो आज कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी 3.5-4% बढ़ चुका है। तो बेहतर होगा कि कोई गिरावट आए तो वहां एक्यूमुलेट करना चाहिए। और मिड कैप में दूसरा नाम जो मैंने अभी बताया इंटेलेक्ट डिजाइन का है, वो भी हमें थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि में यहाँ से अच्छा अपसाइड नजर आता है। स्पेस पर एक टेक और परसिस्टेंट सिस्टम कुछ दिनों के साइडवेज एक्शन के बाद वापस से आगे तेजी की तरफ बढ़ता हुआ परसिस्टेंटली अच्छी मजबूती के लिए जाना जाता है स्टॉक से। नोमुरा की रिपोर्ट के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में आने वाले दिनों में 1740 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और जेफरीज की रिपोर्ट के हिसाब से एचडीएफसी बैंक में 2400 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। राजेश जी, एक फंडामेंटल टेक बैंक्स एंड फाइनेंशियल में दोनों मेजर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के लिए। बड़ी दुविधा में डाल दिया आपने क्योंकि दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो कम से कम मध्यम से लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं और किसी को भी खराब कहना बहुत मुश्किल का काम है। बट इस वक्त अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं समझता हूँ एचडीएफसी बैंक के साथ ही जाऊंगा। कारण ये नहीं है कि आईसीआईसी बैंक किसी भी पैरामीटर में कम है, कारण ये है कि अच्छी खासी बढ़त देख चुका है। और एचडीएफसी बैंक की जो साइज हो गई है मर्जर के बाद, उन चीजों को देखते हुए खास करके अभी जो उन्होंने 9,000 करोड़ के आसपास की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर ली है, तो वो थोड़े नंबर्स में दबाव के कारण बनी। अदरवाइज अगर वैल्यूएशन के लिहाज से मैं कहूँ तो एफवाई 26 में हमारा अनुमान है कि ये कम से कम 80 से 82,000 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन रिपोर्ट करेगा पूरे साल की। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो 1400 रुपए से चलता हुआ स्टॉक 2000 तक आ गया है, अभी भी यहाँ से कम 15 से 18% की अपसाइड आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल बनती है। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ आ रहा है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक खराब हो, वहां भी लोग नजर रख सकते हैं। बट दोनों में एक को चुनना हो तो एचडीएफसी के साथ ही जाऊंगा। बात से इत्तेफाक रखती हूँ और दोनों कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन पर एक रैशनल अप्रोच हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। दोनों थोड़ी देर पहले टेक्निकल व्यू भी हमने लिया और अब फंडामेंटल नजरिया भी आपके लिए बैंकिंग मेजर्स के लिए आगे बढ़ेंगे। अब उसमें एडजस्टमेंट हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, पर देखिए इंटरनल में स्पाइक पे स्पाइक किया जा रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री अंदर में इंटरनल्स में कुछ रह सकता है कि आप देखिए 3% से स्पाइक हो गया, डिस्पाइट जो नंबर्स आए प्रॉफिट के वो कम लेवल्स पे देखने मिल रहे। तो अब आप न्यू एज टेक कंपनीज को कैसे देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप आईपीओज में आने वाले हैं, सिर्फ पैट देखना है कि ग्रोथ देखना है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखना है? राजेश जी, अपनी टिप्पणी बताएं अब न्यू एज टेक स्टॉक्स पे। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट का एक फंडामेंटल रूल है कि पैट हो, ग्रोथ हो, कुछ भी हो, वैल्यूएशन मायने रखती। अगर कल को मान लीजिए कि एक बहुत शानदार आईटी की दिग्गज कंपनी हो और वो 100 पी पे चली जाए, तो बट ऑब्वियस है कि वैल्यूएशन एक्सटेंड हो जाएंगे। तो वैल्यूएशन सबसे बड़ा फैक्टर है। और आज की डेट में मैं समझता हूँ कि इटर्नल के वैल्यूएशन बहुत हाई है। 3 डिजिट की पी मुझे सस्टेनेबल नजर नहीं आती। नंबर्स की बात करें तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार इस तरह के कट नजर आ रहे हैं। पिछले बार भी अगर मैं सही हूं तो 78% की ड्रॉप आई थी बॉटम लाइन में चौथी तिमाही में, और अब पहली तिमाही में 90% की ड्रॉप आई है। रेवेन्यू में बढ़त है, नो डाउट ऑन दैट। और ये गिरावट जो पिछले 2-3 क्वार्टर से जो ट्रेंड चल रहा है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि जो ये बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन अपने डार्क स्टोर्स में कर रहे हैं उस वजह से आई है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछली बार भी ये कहा था कि वो उनका सारा फोकस डार्क स्टोर्स के एक्सपेंशन पे है और जिस कारण से खर्चे बढ़ रहे हैं और उस कारण से ये बॉटम लाइन में ड्रॉप दिख रही है। और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में भी मुझे ऐसा कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा बॉटम लाइन में, क्योंकि 2000 स्टोर्स का उनका टारगेट था डार्क स्टोर्स करने का। दूसरी तरफ फूड डिलीवरी बिजनेस में आप देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा क्यू कॉमर्स में भी अगर आप देखें
तो वहाँ फिर वो चाहे स्विगी की तरफ से हो या अमेज़न की तरफ से हो या जियो जो नई तरीक़ा से जो बहुत एग्रेसिवली ई-कॉमर्स में उतर रहा है या उतरने की और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, उन सब से क्यू कॉमर्स में भी बड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा स्पेस बड़ा हीट अप होता जा रहा है, जहाँ की एक तो कॉम्पिटिशन की दिक्कत है, एक लॉजिस्टिक वगैरह एक्सपेंशन की दिक्कत है। तो इस वक़्त वैल्यूएशन के लिहाज से एटलीस्ट मैं इसे अवॉइड करूँगा। ट्रेडिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं, तो इस वक़्त जिस तरीके के मोमेंटम में हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग के वजह से आपको 10-20 रुपए ऊपर अपसाइड मिल जाए, बट फॉर इन्वेस्टमेंट्स इस वक़्त अवॉइड। इन्वेस्टमेंट की अवॉइड की मैनेजमेंट से जब हमने बात करी, उन्होंने ये कहा था कि FY26 के सेकेंड हाफ तक का काफ़ी हद तक कंपनी के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट और साथ ही बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए नॉर्मलाइजेशन और गुड पीरियड जो है वो नज़र आएगा। L&T फाइनेंस पर एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव कैसा दिखता है आपको? बहुत शानदार स्टॉक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसे पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है और जैसा कि आपने कहा कि पहली तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे और जो ग्रोथ आई है ना, वो अगर देखा जाए तो रिटेल पोर्टफोलियो पे जो था जोर और दूसरे फोकस उनका कॉस्ट और एसेट क्वालिटी पे था, उस कारण से ये ग्रोथ देखी गई और टोटल एयूएम जो कंसोलिडेटेड है वो 1 लाख करोड़ के पार गया है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 1,02,000 करोड़ के आसपास का है और कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत नीचे हो गया है, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है इतनी बढ़त के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी पिक एनबीएफसी स्पेस में हो सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बाद एक फेज कंसोलिडेशन का शॉर्ट फेज आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव है। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे बरकरार रखने की राय इस वक्त हमें मिलती हुई 245 के लेवल्स। मिड कैप में भी ठीक ठाक एक्शन रहा, हालांकि स्मॉल कैप में आज बैक सीट जरूर पकड़ी। तो चलिए, अच्छा सेशन, हफ्ते की अच्छी शुरुआत ही कही जाएगी। सधी हुई शुरुआत बाजार के लिए काफी ज्यादा कह सकते हैं कि नेगेटिव वीकर पॉइंट्स थे, जैसे कि बड़े दिग्गज प्लेयर्स का संभालना नहीं, विदेशी बाजार से तो लगातार वॉलिटिलिटी, बावजूद इसके मार्केट की अगर बात करें भारतीय बाजार अच्छी खासी तेजी के दौर दिखा रहे, तो काफी रैशनल अप्रोच। ऑन दिस पॉजिटिव नोट क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने वाले हैं। राजेश जी, श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटेंगे। मुझे और शरद को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी ही देर में प्रशांत जुड़ेंगे और आपकी कल की तैयारी करवाएंगे। बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।